जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे हीट एंड टेम्परेचर, जिसकी हमने कल बात भी की थी, और उसे शुरू करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर होगा वो होगा अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। तो बच्चों, टेम्परेचर से शुरू करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। जब भी हम किसी वस्तु को टच करते हैं या छूते हैं तो हम पाते हैं कि या तो वो ठंडी होती है, गर्म होती है या नॉर्मल होती है। तो वो क्या होता है, उसका ठंडा होना, गर्म होना, वो हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। तो वो होता है तापमान। यदि वो ठंडी है तो हम कहेंगे कि तापमान कम है, और गर्म है तो हम क्या कहते हैं, इसका तापमान ज़्यादा है, ये गर्म है। तो तापमान होता क्या है? तापमान होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये तो हो गई जनरल परिभाषा कि तापमान किसे कहेंगे। तापमान किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऊष्मा के प्रवाह के लिए। ऊष्मा क्या होती है वो भी थोड़ी देर में हम जानने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिए कि तापमान जो होता है ऊष्मा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, और तापमान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो उसका तापमान भी ज़्यादा होगा, और जिसका कम हो उसका तापमान भी कम होगा। ऐसा नहीं होता है। तापमान खुद एक इंडिपेंडेंट भौतिक राशि है, और तापमान अदिश राशि होता है, क्योंकि तापमान में दिशा का कोई रोल नहीं होता है। तापमान में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, वो अदिश होते हैं। ठीक है। और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन या दिशा, परिमाण के साथ दिशा भी होती है, वो क्या होते हैं, वो सदिश होते हैं। अदिश और सदिश आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। जैसे सदिश के एग्जाम्पल क्या है? त्वरण, वेग, विस्थापन, ये क्या है? सब सदिश राशियां। अदिश के क्या है? दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, सब क्या है? ये अदिश राशियां हैं। ठीक है। तो आपने समझा कि किसी पदार्थ का वह गुण जो यह बताता है कि वह गर्म है या ठंडी है, तो वो क्या होगा? तापमान। तापमान किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऊष्मा के प्रवाह के लिए। और तापमान द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, यह अदिश राशि है। और तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो तापमान के अन्य मात्रकों के बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो तापमान का SI मात्रक डायरेक्ट याद रखिए कि वो होता है केल्विन, जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब तापमान की आप रियल वाली डेफिनेशन सुनिए कि किसी वस्तु का ताप वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा तथा इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसमें जो ऊष्मा है वो कितनी है उस पर निर्भर करेगा, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यानी कि जो ताप होता है वो द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद हम तापमान स्केल्स के बारे में जान लेते हैं कि तापमान पैरामीटर या तापमान थर्मामीटर बोल दो, थर्मामीटर। तो उनमें किस प्रकार से हम तापमान को लेते हैं उसे जान लेते हैं। कि हम पहले तो जानते हैं डिग्री सेल्सियस के बारे में या डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। तो जब इसका निम्नतम बिंदु होगा स्केल का, वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जहाँ पे बर्फ़ जमती है, वो वाला बर्फ़। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इसका लोएस्ट होगा, निम्नतम बिंदु होगा, और इसका अधिकतम बिंदु होगा 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ भाप बनती है या वाष्प बनती है। ये हम पानी की बात कर रहे थे। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बर्फ़ बनती है पानी की, और 100 होने के बाद उसकी वाष्प या गैस बनना शुरू हो जाता है।
वही बात करेंगे केल्विन की। जो एसआई मात्रक है यह 0 डिग्री पर कितना होगा, 273 केल्विन। इसे 273 एक पॉइंट इसका रियल है। यहाँ पर हमने आम बोलचाल की भाषा में 273 लिया, लेकिन रियल में एग्जैक्ट ये होता है, ये इसका यथार्थ मान होता है, यथार्थ मान या वास्तविक मान। ठीक है, तो जो केल्विन स्केल है वो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन के बीच में होती है। उसी प्रकार से यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसमें टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में आती है बच्चों रियूमर, इसे डिग्री रियूमर से लिखते हैं, और ये होती है 0 डिग्री रियूमर से लेकर 80 डिग्री रियूमर तक। इसके बाद में एक और है रेकिन। रेकिन को डिग्री आर और इसके बाद एन से लिखते हैं, और ये इस प्रकार है कि 492 डिग्री रेनिन से लेकर 672 डिग्री रेनिन तक स्केल में हम माप सकते हैं। तो हमने पढ़ी ये 4 स्केल्स जिनमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में है कि इनमें आपस में संबंध किस प्रकार होता है उसको जान लेते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप किसी भी स्केल से दूसरे स्केल में जा सकते हैं। कि जैसे हमें पता हो कि डिग्री सेंटीग्रेड में हमें कोई वैल्यू दी हुई है और हमें निकालना है फ़ारेनहाइट, तो हम इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों को बराबर करके हम फ़ारेनहाइट में जितना हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें डिग्री सेल्सियस से रेनिन निकालना हो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकालना हो, तो हम बीच के फॉर्मूलों को हटाकर जो हमें निकालना है और जो हमें दिया हुआ है उन दोनों को बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं जो भी एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर होता है फ़ारेनहाइट -32 बटे 9 के, जो बराबर होता है रेनिन बटे 4 के, और जो बराबर होता है केल्विन -273 बटे 5। जो इससे आप 4 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे इसको इसके बराबर किया, इसके किया, इसके किया, ठीक है, फिर इसको इसके किया और इसको इसके किया, तो आप 5-6 फॉर्मूले इससे निकाल सकते हो। ये हमने एक फॉर्मूले में इसलिए लिखा है ताकि आप किसी भी एक तापमान को दूसरे तापमान में डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सको, आपको अलग अलग फॉर्मूले नहीं याद करने पड़े। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो -40 डिग्री सेल्सियस है, -40 डिग्री जो ताप है उसमें ये और ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। आइए इसकी बात करते हैं कि जैसे हमें टेम्परेचर दिया हुआ है -40, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, C/5 जो बराबर होता है 1 -32 बटे 9 के। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि -40 पर आप पता कीजिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो -40 लिख कर देख लेंगे। हम इसे सोल्व करेंगे तो इधर तो -40 वैसा का वैसा लिख रहे हैं और इधर हो जाएगा -72 बटे 9। 9 को इधर गुणा कर देंगे, 5 को इधर कर देंगे, तो हमें मिलेगा -360 बराबर -360। मतलब दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, यानी कि जो हमें फैक्ट बताया गया है वो फैक्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद में इसी प्रकार से -0 डिग्री जो टेम्परेचर है
उसमें सेल्सियस और र्यूमर पैमाने बराबर होते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। पहला फैक्ट हमने चेक कर लिया, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सीधा सा है कि आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। यानी कि ये टेम्परेचर के लिए भी बात बिल्कुल सत्य है कि 0 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और र्यूमर पैमाने बराबर होते हैं, समान पाठ्यांक के होते हैं। इसके बाद में है कि -25.6 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने बराबर होते हैं। -25.6 डिग्री पर आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि किस तापमान पर कौन कौन से पैमाने बराबर होते हैं। तो -0 डिग्री पर कौन कौन है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर कौन है, सेल्सियस और र्यूमर। इसके बाद में -25.6 डिग्री पर कौन है, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। अगली बात है कि किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का तापमान इससे कम नहीं हो सकता और इसे क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। और ये किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री केल्विन। यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री केल्विन से कम नहीं हो सकता, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसके बाद में है कि किस तापमान पर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जल कब जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसी को फ़ारेनहाइट में कितना कहेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन। तो जब भी 273 है तो आप समझ लेना कि इसी की बात हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि उसने पूरा खोल के दे दिया तो आप 1.15 देख के फेल जाओगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जल का जमना कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर 273 केल्विन कह सकते हैं। जल का जमना यानी कि बर्फ़ का निर्माण या बर्फ़ बनना शुरू होता है। उसके बाद में है कि सामान्य रूम का जो टेम्परेचर होता है तो वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। 127 नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम फ़ारेनहाइट में कहें तो 80.6 फ़ारेनहाइट, और यदि हम केल्विन में कहेंगे तो जब 273 में हम 27 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। इसी प्रकार से अगला है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप आपको याद भी रखना है, क्योंकि यदि आपसे तापमान से क्वेश्चन करेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस स्लाइड में से आंसर मिल जाए, क्योंकि मानव शरीर आपको बायोलॉजी के हिसाब से भी पूछ सकता है कि हमारा तापमान कितना होता है। हमसे तीनों वाले याद रखने हैं, क्योंकि हमसे किस स्केल में पूछ लिया जाए हमें भी पता नहीं है। 2 स्केल्स के बहुत कम चांस थे, इसलिए हमने वो पहले ही हटा दी। उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दी, उसके बाद में हम 3 पर रिसर्च ही करेंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 310 केल्विन। इसी प्रकार से अगला है कि जल का उबलना। जल कब उबलता है, तो आप देखिए कि जल कब उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कब उबलेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर कह दो कि 373 केल्विन पर जल उबलना शुरू हो जाता है। बच्चों आपको एक और खास बात बताऊं कि या फिर यह एक ऐसा पाठ्यांक है 273 केल्विन
या 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जल ना तो गैस होता है, ना द्रव होता है, ना ही ठोस होता है। ये तीनों के बीच में लटका हुआ रहता है, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि त्रिक बिंदु क्या है जल का, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 215.15 केल्विन। इसके बाद में अगला है, नोट है कि परम शून्य ताप पर परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं। रुकने ही ते ठंडा ही इतना होता है। आप याद रखिए कि परम शून्य ताप पर क्या देखने को मिलता है, परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं। और परम शून्य ताप क्या होता है? ठीक है, परम शून्य ताप क्या होता है? 273.15 केल्विन। और परम शून्य ताप में और क्या है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ का तापमान परम शून्य ताप से कम नहीं हो सकता, इसीलिए उसे परम शून्य ताप कहा गया है। इसके बाद में अगला है कि केल्विन पैमाने पर कभी भी ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि ऊष्मा होगी तो तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊष्मा तापमान को कंट्रोल करती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। और अगला है कि न्यूनतम तापमान 0 केल्विन है। तो न्यूनतम तापमान है वो 0 केल्विन है। और ये किसने बताया था? थॉमस केल्विन ने। और जो एक स्लाइड बैक चलते हैं, और हमने बात की थी परम शून्य तापमान की। तो परम शून्य तापमान होता है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सत्य है। क्यों? क्योंकि इस समय ये ऐसा तापमान है कि वस्तु का ताप इससे कम हो ही नहीं सकता। तो हमने पहले केल्विन पढ़ा था, तो केल्विन तो हो जाता है कभी कभी, पर 273 माइनस में ये पॉसिबल नहीं है, यह धरती पर पॉसिबल नहीं है। तो आप दोबारा नोट कर लीजिए कि परम शून्य ताप की जब बात होगी तो क्या होगा? 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वस्तु का न्यूनतम ताप कितना होता है? 0 केल्विन। और अधिकतम कितना होता है? 0 केल्विन या 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। इनकी खोज किसने की थी? थॉमस केल्विन ने। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और एक क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको कि आपको क्या याद रखना है? ट्रिपल पॉइंट या फिर त्रिक बिंदु। काय का? जल का। और कितना? 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। आपको ये पक्का याद रखना है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है कि तापमापी किस प्रकार के होते हैं और किन्होंने बनाए थे। तो हम पहले तो ये जान ही लेंगे कि तापमापी गैलीलियो ने बनाए थे, जिन्होंने ग्रहों के नियम भी दिए थे या ग्रहों की जानकारी भी दी थी। इन्होंने दूरबीन भी बनाया था और सूक्ष्मदर्शी भी बनाया था। इसके बाद में है, पहला हम तापमापी के बारे में जानेंगे कि ये 4 प्रकार के होते हैं मोस्टली। 4 में से पहला है कि द्रव तापमापी, जो कि हम पहले जब छोटे थे तो डॉक्टर्स के जाते थे, तो उस टाइम पे एक थर्मामीटर जैसा इस टाइप का एक थर्मामीटर होता था जिसमें मरकरी भरा हुआ होता था। ठीक है, उसमें पारा भरा हुआ होता था।
तो वो कौन सा था? द्रवमापी, द्रव तापमापी। और अभी जो आते हैं डॉक्टर्स के पास वो होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें भी सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होते हैं, जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि द्रव तापमापी, पहला हमारा तापमापी है द्रव वाला। और इसमें क्या है? इसमें पारा या एल्कोहल भरा हुआ होता है और एक नली टाइप इस टाइप से होता है, इसमें पारा एल्कोहल भरा होता है और पाठ्यांक होता है। इस भाग को मुंह में जीभ के नीचे रखते हैं तो धीरे धीरे इसका पाठ्यांक बढ़ता जाता है और पता चलता है कि बुखार है या नहीं है, और या फिर तापमान कितना है। इसके बाद में है कि डॉक्टरी तापमान, इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसकी ताप की परास काफ़ी कम होती है, इंसानों के लिए ही बनाया था जनरली, इसलिए 35 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस तक होती है, या फिर आप कह दो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। चूँकि इससे जोर भी नापा जाता है या बुखार भी नापा जाता है, इसलिए इसे जोरमापी या डॉक्टर तापमापी कहते हैं। अब पता चला कि इसे डॉक्टरी तापमापी क्यों कहा, क्योंकि इसे डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं क्यों? बुखार नापने में। इसके बाद में है गैस तापमापी। गैस तापमापी में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का काम में लिया जाता है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस काम में ली जाती है, और जो हाइड्रोजन वाला होगा उसकी परास होगी 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें दो टाइप दे दिए, एक में तो है हाइड्रोजन और एक में नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस वाला है उसकी परास है 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और जो हमें दूसरा वाला दिया है उसकी परास इसकी तुलना में ज़्यादा है और इसकी परास 1500 तक जाती है। तो जिस हिसाब से, जिस उपयोग के लिए हमें गैस तापमापी की आवश्यकता हो, हम उस प्रकार का ला सकते हैं। और अंतिम या फोर्थ है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसमें क्या होता है कि प्लेटिनम के तार का विद्युत प्रतिरोध बढ़ाने पर समान दर से बढ़ता है, मतलब प्रतिरोध पीटी के लिए आप ताप बढ़ाओगे, क्या ताप, तो क्या बढ़ेगा? आर भी बढ़ता है। ठीक है, ये सभी धातुओं में होता है, इसीलिए हम सेमीकंडक्टर लाते हैं। अर्धचालक युक्तियों को काम में लिया जाता है, क्यों? क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि तापमान बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होता है। अब पता चला कि अर्धचालकों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये उल्टे काम करते हैं। ये धातुओं में जो दिक्कत थी कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, वो दिक्कत इन्होंने सॉल्व कर दी। तापमान बढ़ाने पर अब प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो प्लेटिनम में ऐसा ही होता है कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, और यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर ही कार्य करता है। ये जो क्वालिटी, इसमें जो दिक्कत थी, इश्यू था, तो इश्यू का ही यूज़ करके इन्होंने प्लेटिनम तापमापी बनाया। ठीक है, उसमें जो गुण थे, वैसे तो अवगुण कहेंगे, लेकिन उस अवगुण को ही गुण समझ के गुण बना दिया, जिससे प्लेटिनम तापमापी का निर्माण हुआ। और इसकी परास होती है 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस। आपको परास याद रखनी है कि जैसे हाइड्रोजन वाले की कितनी, 200 से 500, नाइट्रोजन वाले की कितनी, 200 से 1500 डिग्री सेल्सियस, और प्लेटिनम वाले की 200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। उसके अलावा डॉक्टरी तापमापी की कितनी थी, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 से 43 डिग्री सेल्सियस, और इतनी ही इसकी है। तो आपको चारों की परास याद रखनी है। बच्चों, अब हीट की बात करते हैं कि हीट क्या होती है। आपको पता है हमारे यूनिट का नाम क्या है? टेम्परेचर एंड हीट। हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया।
जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में जाना और उसके जो तापमापी थे उनके बारे में जाना और उनकी स्केल्स के बारे में जाना, किस किस स्केल में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। अब हम जानेंगे हीट के बारे में और हीट के प्रकारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है मेन टॉपिक हीट, कि हीट क्या होता है। बच्चों, हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिससे हम गर्मी महसूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हीट है। जैसे कि हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिससे हम गर्मी या गर्म को अनुभव करते हैं। हम गर्म अनुभव टेम्परेचर से भी करते हैं और टेम्परेचर के कारण ही हीट होती है। आगे पढ़िए कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर गति करती है। जैसे कोई टेम्परेचर है या हीट है, वो हाई टेम्परेचर से लो की ओर गमन करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि जो तापमान है, यदि वो कहीं का ज़्यादा है और दूसरे प्लेस का कम है तो वो साम्य अवस्था की कोशिश करते हैं। जैसे हम फ्रिज से कोई बोतल निकालें जिसमें बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक है, हमने फ्रिज से बोतल निकाली जिसमें बर्फ़ जमा हुआ है और बाहर क्या है, रूम टेम्परेचर, या आप गर्मी में बोल दो तो रूम टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे बोतल का टेम्परेचर बढ़ता है और पानी पिघल जाता है। और यदि हमने इसे अधिक समय तक रखा तो जो बाहर का तापमान है उसके बराबर ही बोतल के अंदर के पानी का तापमान हो जाएगा। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे सर्दियों के दिनों में जो हमारे टैंक्स होते हैं छत पे, उनका पानी ठंडा होता है और गर्मियों में वो गर्म होता है। वो भी इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि टैंक के बाहर का जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसी के हिसाब से टैंक के अंदर के पानी का हो जाता है, क्योंकि साम्य अवस्था में रहना चाहते हैं। यदि बाहर का ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो बाहर की हीट अंदर की ओर जाएगी और उसका भी बराबर कर देगी। और यदि अंदर का टेम्परेचर कम है, बाहर का ज़्यादा है, तो अंदर की हीट बाहर आएगी और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वातावरण में यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उस पानी को ठंडा करने में काम में आ जाएगा और साम्य अवस्था में वस्तु आ जाएगी। जो बाहर का होगा वही टैंक के अंदर का हो जाता है। ठीक है, और एसआई मात्रक जो होता है, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल या कैलोरी। बच्चों, कैलोरी भी काम में ली जाती है और एक कैलोरी क्या होती है, 4.2 जूल के बराबर। लेकिन बेसिकली यदि एसआई मात्रक की बात करें तो जूल को ही एसआई मात्रक प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है। और यदि हम ऊष्मा की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो ऊष्मा क्या होती है कि 1 ग्राम जल का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो जितनी ऊष्मा काम में ली जाती है वह 1 कैलोरी ऊष्मा कहा जाता है। यदि हम 1 ग्राम जो तापमान है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उसके लिए जितनी ऊष्मा काम में ली जाएगी उसे क्या कहेंगे, 1 कैलोरी ऊष्मा। ये होगी कैलोरी की परिभाषा। और कैलोरी किसके बराबर होती है, एग्जैक्ट बोले तो 4.186, या इसको कह देते हैं 4.2 जूल। चूँकि दूसरा जो दशमलव का अंक है वो 8 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको शॉर्ट में या फिर ज़्यादा सुविधा के लिए 4.2 लिख दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी
ऊष्मा किसके बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर। और यदि ऐसा मात्रक पूछा जाएगा तो हम जूल कहेंगे, जूल ऑप्शन में नहीं होगा तब कैलोरी पर टिक करेंगे। उसके बाद में है कि ऊष्मा संचरण की विधियाँ क्या होती है। बच्चों ये तो पता है कि ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। ऊष्मा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से गति करेगी जहाँ पर कम है, और ये तापमान की फॉर्म में होता है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा तापमान होगा वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगी तो वो कम तापमान की ओर गति करेगी, यही होता है ऊष्मा का संचरण। अब हम इसमें ये जानते हैं कि ये किन आधार पे होता है। तो हमें पहला दिया गया है चालन, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे सहवहन, तीसरा है विकिरण की फॉर्म में। चालन में ऐसा है कि जहाँ हीट ज़्यादा वो कम की ओर गति करती है। सहवन में उसके जो अणु हैं, अणुओं के द्वारा हीट गति करती है या ऊष्मा गति करती है। और विकिरण में ऐसा होता है कि विकिरणों की सहायता से गति करती है, विकिरणों की फॉर्म में गति करती है, ठीक है। चालन में डायरेक्ट, सहवन में अणुओं के द्वारा, और विकिरणों में विकिरणों की अवस्था में। जैसे चालन का पढ़ते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर गति करती है। इसमें अणुओं का कोई रोल नहीं है और ना ही विकिरण का है। ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए 3 प्रकार बनाए गए हैं। तो इसमें है कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा उस सिरे से जहाँ पर तापमान कम होगा उस सिरे की ओर गति करती है, ठीक है। इसे ही चालन कहा जाता है। ठोस में ऊष्मा संचरण इसी विधि से होता है। ठोस में जो ऊष्मा संचरण होता है वो इसी विधि से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे धातु का कोई पाइप है, जैसे लोहे का ही मान लो आप, लोहे का कोई पाइप है, यदि ये इधर की साइड से आग में रखा हुआ है तो ये इधर की साइड पे भी गर्म होना शुरू कर देता है। यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ होगा, भले ही यहाँ पे सबसे कम हो लेकिन ये गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि ठोस चालन दर्शाते हैं, ठीक है, ठोस चालन दर्शाते हैं। और ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन की सहायता से ही होता है। और यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति है। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति इसलिए क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है और अधिक ताप से कम ताप में स्लोली या धीरे धीरे अपना संचरण करती है। इसके बाद में है जैसे उदाहरण, जैसे लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी की तुलना में लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी और अधिक गर्म प्रतीत होती है क्योंकि लोहे में चालन अधिक होता है। आप जैसे धूप में एक लोहे की कुर्सी रख दो और एक लकड़ी की रख दो, ठीक है, धूप में रख दी, धूप बहुत ज़्यादा चल रही है अगर, तो लोहे की कुर्सी जल्दी गर्म होगी, लकड़ी की बहुत स्लो गर्म होगी। क्यों? क्योंकि लोहा चालन दर्शाता है, लकड़ी चालन नहीं दर्शाती। तो लकड़ी तो शायद सुबह से शाम तक भी गर्म नहीं होगी, लेकिन लोहा घंटे भर में ही बहुत गर्म हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो तरीका है वो है सहवहन। दूसरा प्रकार है उसे कहेंगे सहवहन। सहवहन में क्या होता है? अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। और विकिरण में क्या होता है? विकिरणों के द्वारा होता है। तो यह ऊष्मा संचरण की विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। जब अणुओं की गति के कारण होगा तो उसे कहा जाएगा सहवहन। ऐसा किन में होता है? द्रवों में। ठोसों में क्या होता है? चालन। द्रवों में क्या होगा? संवहन। और गैसों में क्या होगा?
इनमें से कोई नहीं, विकिरण संचरण। ठीक है, जैसे द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। किससे? अणुओं की गति की सहायता से। और चालन की तुलना में यह ऊष्मा संचरण की अधिक तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अणुओं के कारण होता है और उसमें डायरेक्ट गर्म से ठंडे की ओर होता है, इसलिए धीमा होता है। इसमें गति से होता है या तेज गति से होता है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद में है विकिरण या रेडिएशन संचरण। बच्चों, यह ऊष्मा का संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम में रहने पर माध्यम के बिना गर्म किए जाते हैं। यानी कि इसमें माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई सन है, यहाँ से बहुत दूर हमारी धरती तक सन की हीट आती है, तो बीच में इस स्थान में खाली स्पेस में बहुत सारी जगह ऐसी रहती होगी जहाँ पर ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के होता है, जहाँ पर माध्यम ही नहीं है। जैसे स्काई है, स्काई को क्या माना जाता है? निर्वात। तो जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है, लेकिन वो काय की सहायता से आते हैं? विकिरणों की सहायता से। अनेक विकिरणों, अवरक्त किरणों, इनकी सहायता से वहाँ से ऊष्मा धरती की ओर ट्रांसफर होती है। तो वो किस में आएंगी? वो तीसरे टाइप में आएंगी, विकिरण संचरण में। ऊष्मा का संचरण की सबसे तीव्र विधि विकिरण विधि ही है। इसमें ही सबसे फास्ट ऊष्मा का संचरण होता है, क्योंकि सन और धरती के बीच में बहुत दूरी है, फिर भी लगभग 8 मिनट में ही किरणें यहाँ पर पहुँच जाती है। और इसका उदाहरण है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है विकिरण विधि के द्वारा। ठीक है, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। संवहन विधि से सूर्य की जो ऊष्मा है उससे वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन धरती पर किससे पहुंचती है? विकिरण विधि से। इस प्रकार से तीनों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए। जैसे चालन क्या है? जो ठोस में ऊर्जा संचरण की विधि है। इसमें क्या होता है? गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और ये सबसे धीमी विधि है, सबसे धीरे इसी में होता है संचरण। जैसे लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी को हम धूप में रखेंगे तो लोहे की कुर्सी जल्दी गर्म होगी। क्यों? क्योंकि लोहा चालन दर्शाता है, धातु है, ठोस है, इसलिए चालन दर्शाता है। इसके बाद में सेकंड वाला था संवहन, और संवहन में ये चालन की तुलना में तीव्र, लेकिन विकिरण की तुलना में थोड़ी स्लो होती है। और ये ठोस और जो द्रव है सभी प्रकार के, वो क्या दर्शाएंगे? संवहन। इसके बाद में है विकिरण, और विकिरण में क्या पढ़ा कि ये सबसे तेज होती है, और इसके लिए माध्यम हो तब भी बढ़िया, माध्यम ना हो तब भी बढ़िया। इसके अलावा इसमें संचरण किस में होता है? विकिरणों की अवस्था में संचरण होता है, विकिरणों की सहायता से होता है। जो इसके बाद में देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। हीट के कारण बच्चों धातुओं में प्रसार की क्रिया देखने को मिलती है, उसे ही कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। कि जैसे अधिकतर धातु जो गर्म होती है उसके बाद वो फैलती है, इसे ही प्रसार कहा जाता है। ठीक है, जो धातुएं होती है वो गर्म होने पर फैलती है, इसे क्या कहते हैं? प्रसार। जैसे ऊष्मीय प्रसार ठोसों में सबसे कम और गैसों में सर्वाधिक पाया जाता है। ऊष्मीय प्रसार को बच्चों आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में हम रोडों पर देखते हैं कि जैसे हवा इस टाइप से उड़ती हुई दिखती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि नीचे गर्म होता है तो विरल माध्यम बन जाता है, सघन से वो विरल की ओर गति करती है। जहाँ यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तापमान से वो कम तापमान की ओर
गति करती है और वो गर्म हो जाती है। तो ठंडा तापमान धरती से ऊपर का रहता है, तो वो गर्म होने के कारण ठंडे की ओर गति करती है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा ऊपर की ओर गति कर रही है। ठीक है, तो उसमें प्रसार ठोसों में सबसे कम और गैसों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि हमें गैसें दिखती नहीं है, ठोस दिखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, ठोसों में एक्सपेंशन हो रहा है और हम महसूस भी कर पाते हैं, हम देख भी पाते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे रेल की पटरियाँ होती है, तब दो रेल की पटरियों को जोड़ते हैं तो बीच में गैप रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जब उनमें एक्सपेंशन होगा गर्मी में तो वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और उस गैप में फिट हो जाएं। ठीक है, उसी प्रकार से बिजली के तार होते हैं, उन्हें ढीला लगाया जाता है। क्यों? जैसे गर्मी आएगी वो टाइट होएंगे, जैसे सर्दी आएगी वो टाइट होएंगी, तो यदि उन्हें टाइट ही लगाया जाता तो वो टूट जाते। ऐसे तो ढीले हैं, तो जब टाइट होएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, वापस गर्मी आएगी तो वापस लूज हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ढीला लगाया जाता है। ठीक है, जैसे रेल की पटरी बिछाते समय दो पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जब रेल की पटरियों का प्रसार होगा तो उन्हें उचित स्थान मिल जाए और रेल की पटरियाँ ओवरलैप नहीं करे, टेढ़ी होने से बच जाए। उसी प्रकार से जैसे टेलीफोन के दो खंभों के बीच तार कुछ ढीला बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ठंडे होंगे तार या फिर जब सर्दी आएगी तो तार टूट नहीं जाए। उसी प्रकार से यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान अचानक बढ़ जाएगा। क्यों? उसमें प्रसार के कारण। बच्चों, वो ऊष्माधारिता को शुरू करते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है। तो ऊष्माधारिता होती है कि एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता। यानी कि जैसे m है तो 1 ग्राम ले या 1 किलोग्राम ले, तो इसका तापमान यदि हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी हीट की आवश्यकता होती है, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो इस द्रव्यमान के लिए ये जो भी पदार्थ है उसके लिए क्या हो जाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। और ये सब पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। यदि वो अलग अलग फॉर्म में है तो उनके लिए भी अलग अलग होगी, हर फॉर्म के लिए। जैसे जल की अलग होगी, बर्फ़ की अलग होगी और वाष्प की अलग होगी। ये जल की 3 फॉर्म हैं। कि जैसे एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके लिए जो आवश्यक होगी ऊष्मा की मात्रा, उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो इसका मात्रक क्या होता है? ये उसका SI मात्रक है। क्या है? जूल पर मतलब बट्टे में, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। यदि CGS की बात करें तो ये हो जाएगा केल्विन पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसके SI मात्रक और CGS मात्रक है। अब अगला पॉइंट है कि जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा होती है और सेकंड नंबर पे आता है जल। सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी? हाइड्रोजन गैस के लिए। और सेकंड किसके लिए होगी? जल के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे जल आता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है या कष्टकारी होता है। कि जैसे हम देखते हैं कि रोटी जब फूल जाती है और उसमें से जो गैसेज है वो निकलना शुरू होती है, यदि हमने उसके ऊपर हाथ किया तो हम बहुत ज़्यादा जलते हैं, इतना कि असहनीय तरीके से जलते हैं। इतना तो हम उबलते हुए पानी में यदि गलती से हाथ चला जाए उस टाइम पे भी इतनी हीट, इतनी जलन महसूस नहीं होती जितनी वो भाप से होती है, भाप या वाष्प से होती है। वो इसी कारण होता है क्योंकि जो वाष्प है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? जल की तुलना में। या उबलता हुआ जल है तो इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जो भाप है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उससे ज़्यादा जलते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि जो तप्त थैले होते हैं उनमें पानी का उपयोग इसलिए किया जाता है
क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तापांतर होता है, तो तापांतर को जल है भरा हुआ उनमें, इस कारण से सहन किया जा सकता है। उससे तप्त थैलों में कोई नए इश्यूज क्रिएट नहीं होते, मशीनों को दिक्कत नहीं होती या ख़राब नहीं होती। तो एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं कि एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसका मात्रक होगा जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, और इसका CGS मात्रक होगा कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सबसे अधिक ऊष्माधारिता होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, वो हाइड्रोजन गैस की, और सेकंड नंबर पे आता है जल। जल के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है कि जैसे वाष्प की बात करें तो वाष्प के लिए होगी 2 कैलोरी पर ग्राम इंटू सेल्सियस, ठीक है। और यदि हम पानी की बात करें जल की, तो जल के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू सेल्सियस। और हम बात करें बर्फ़ की, तो इसके लिए तो जल से भी आधी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, जल के लिए सबसे कम। उसके बाद हम जलते हैं उबलते हुए पानी से ज़्यादा, क्यों? उबलते हुए पानी की अपेक्षा वाष्प से ज़्यादा जलते हैं, क्यों? क्योंकि वाष्प की ऊष्माधारिता ज़्यादा होती है। उसके बाद में है जल की ऊष्माधारिता कितनी, 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। बर्फ़ की कितनी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा किसकी, वाष्प की, कितनी, 2 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। इसके बाद में है गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि तापमान को स्थिर रखते हुए यदि अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो होगी लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। कि जैसे इसका तो फॉर्मूला भी है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसका यदि अवस्था परिवर्तन कराया जाए और उसके लिए Q ऊष्मा दी जाए तो लेटेंट हीट क्या होगी, Q बराबर mL। यहाँ पे L क्या है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। और इसको किस प्रकार निकालेंगे कि जो ऊष्मा हमने दी अवस्था परिवर्तन के लिए, वो उसमें भाग देंगे द्रव्यमान का, तो क्या मिल जाएगी, लेटेंट हीट। और इसका मात्रक क्या होगा, इसको क्या में नापते हैं, जूल में। Q का मात्रक जूल, द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम। तो ये तो हो जाएगा SI। और CGS की बात करें तो हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। ये इसके मात्रक हो गए। उसके बाद में बात करते हैं कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 3.36 10⁵ जूल पर किलोग्राम। या इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि 80 कैलोरी पर ग्राम, ये CGS में हो जाएगा। उसके बाद में है कि 1 कैलोरी कितना, 4.2 जूल। यदि हम जल से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो वो होगी 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। यानी कि बर्फ़ है उससे, सॉरी बर्फ़ नहीं, जल है, इससे हमें बनाना है वाष्प, ठीक है। जल से वाष्प बनाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम को जल से वाष्प बनाने के लिए, और हम टेम्परेचर को नियत रख रहे हैं, तो हमें इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी जब वो वाष्प बन पाएगा। इसके बाद में है एक फॉरेन वाली यूनिट दी हुई है कि BTU। क्या है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें कितने होते हैं, 252 कैलोरी। जैसे 1 जूल की बात करें या 1 कैलोरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, 4.2 या 4.186 जूल, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक BTU,
ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें क्या होता है 252 कैलोरी। उसके बाद में है कि गर्म पानी की तुलना में भाप अधिक जलन देती है क्योंकि भाप की ऊष्मा ज़्यादा होती है। सेम कॉन्सेप्ट विशिष्ट ऊष्माधारिता में भी था। इसके बाद में बच्चों आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, जो अब हम ही सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने हीट एंड टेम्परेचर के थ्योरी कंप्लीट कर ली और हमने थ्योरी को अच्छे से समझ के पढ़ा है। उसके बाद हम शुरू करते हैं इसके आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा कि टॉसो में ऊष्मा का संचालन किस विधि से होता है। बच्चों टॉसो की हमने बात की थी कि टॉसो में किससे होता है, चालन से। और द्रव एंड गैसेज में कैसे होता है, गैसों में संवहन से। ठीक है, वातावरण में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो संवहन से होती है, लेकिन जो सन से, सूर्य से हमारी धरती पे हीट आती है वो कैसे आती है, विकिरण माध्यम से। ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा चालन, क्योंकि टॉसो में हीट का संचालन किससे होता है, ऊष्मा का संचालन टॉसो में चालन से होता है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी इस थ्योरी से जुड़ा हुआ है कि सहवहन किस में होता है। सहवहन किस में होता है, द्रव और गैसों में। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें द्रव मिल गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द्रव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। बच्चों हमने जो पहले यूनिट्स पढ़ी है जो जल से रिलेटेड थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है इसमें आयतन अधिकतम होता है, सॉरी आयतन न्यूनतम होता है। आयतन तो होगा न्यूनतम और घनत्व क्या होगा, ये हमने पढ़ा था घनत्व वाले टॉपिक में। तो किस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, लगभग तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर मापांक या एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, यानी कि अधिकतम बिंदु क्या है। फ़ारेनहाइट स्क्रीन पर या फ़ारेनहाइट स्केल पर अधिकतम बिंदु क्या होता है, तो वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमने जब हम स्केल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वह ताप क्या कहलाता है जब ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। उस तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक, क्योंकि ये गल के द्रव बन जाती है। ठोस पिघलने लगते हैं, पिघलते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, तो वो तापमान क्या कहलाएगा, गलनांक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ठोस फ्लेम में सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है। यदि कि हम स्टोव जलाते हैं तो इसमें से लो निकलती है, तो इसका जो ये एरिया होता है ये सबसे गर्म होता है और इसे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 किसमें ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। या हम यह कह सकते हैं कि किसमें ऊष्मा संचरण का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों ऊष्मा संचरण का अध्ययन किया जाता है ऊष्मा गतिकी में या फिर थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में
गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है या ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है? किसमें? ऊष्मागतिकी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री कितने केल्विन के बराबर होता है? बच्चों हमने सारों का रूपांतरण पढ़ा था, सारे जो भी स्केल थे उनका रूपांतरण का फॉर्मूला दिया था। फिर भी हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना सिखाते हैं कि जैसे हमें दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमें बदलना है केल्विन में। तो क्या करेंगे? 30 में 273 जोड़ देंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा केल्विन में। कितना? 303.15 केल्विन। ठीक है। और यदि इसे हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो हम क्या घटाएंगे? 273.15, तो क्या आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ते हैं और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो 273.15 घटाते हैं। तो बड़ा कौन? केल्विन। छोटा कौन? डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को यदि डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो वैल्यू कम आएगी, इसलिए 273.15 घटाते हैं। याद रखने के लिए बता रहे हैं। और यदि जो कम वैल्यू है उसमें 273.15 जोड़ेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी जो केल्विन की आएगी। तो इसका आंसर हमें मिल गया 303 केल्विन। इसके बाद अगला नवा क्वेश्चन है हमारा कि उसमें ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के कितने जूल के बराबर होती है? बेसिकली हमसे पूछा है कि 1 कैलोरी का मान जूल में कितना होता है। तो हमने पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, जिसे 4.2 जूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 4.2 जूल। यदि यहाँ पर 4.186 होता तब हम 4.186 को टिक करते। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई या मात्रक। बच्चों हमने तापमान के 5 मात्रक पढ़े थे, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो हमेशा होगा केल्विन। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी केल्विन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि लोहा किस ताप पर पिघलता है, यानी कि लोहे का गलनांक क्या है? लोहे का गलनांक पूछा है, जो कि डायरेक्ट होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। तो 1538 हमें किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? डी ऑप्शन सही है, 1538 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जल का त्रिक बिंदु क्या है? बच्चों त्रिक बिंदु क्या होता है? जहाँ पर अवस्था परिवर्तन ना होती हो, अवस्था परिवर्तन ना हो। यहाँ पर ठोस यानी कि बर्फ, वाष्प और जल तीनों फॉर्म आपस में पाई जाती है एक साथ और इनकी अवस्था परिवर्तन नहीं होती। तो जल के लिए ये पॉइंट क्या बताया था? 273 या तो ये या फिर क्या होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही त्रिक बिंदु हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, यदि आपको केल्विन में दिया जाए तो उसका आंसर होगा -273.15 डिग्री 15 केल्विन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? बच्चों ऊष्मा का एसआई मात्रक की बात होगी तो हमें हमेशा जूल को टिक करना है, और यहाँ पर केल्विन भी है, कैलोरी भी है। यदि जूल ऑप्शन में नहीं होता तो हम कैलोरी की तरफ जाते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा की जो प्रवाह है वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किस पे करती है? तापमान पर। और तापमान के साथ साथ एक वस्तु और बताई थी, एक और
पॉइंट बताया था जिस पर करती है, वो है प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पर प्रकृति की बात नहीं की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा तापमान, क्योंकि घनत्व ऊर्जा और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, यानी कि न्यूनतम। हमसे पूछा है न्यूनतम तापमान, जो कि ऐसे भी कह सकते हैं कि मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, 273 केल्विन, जो इसका मिनिमम होता है। यदि अधिकतम पूछा जाता तो हम लगा देते 373 केल्विन पर, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा है 273 केल्विन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने पर कैसे परिवर्तित किया जाएगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। कि 1.15 आप लिखो तो भी बढ़िया, ना लिखो तो भी बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है। और यदि हमें केल्विन को बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम क्या करेंगे, -273 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे, उससे क्या होगा, 545 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, 645 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। 645 हमें डी में मिल गया, 645 केल्विन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 645 केल्विन, डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड जो तापमान का माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है, यानी कि सेंटीग्रेड किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने सेंटीग्रेड हमें पैमाना दिया था, तो उसका नाम था एंडर्स सेल्सियस। इसीलिए डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं और डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, क्योंकि ये दिया था एंडर्स सेल्सियस ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक क्या है। हिमांक होता है बच्चों जहाँ पानी बर्फ बनता है, ठीक है, लिक्विड से ठोस बनता है, वो होता है हिमांक। पानी के लिए कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 केल्विन। बच्चों, आपको अलग अलग पैमानों में आंसर दिए जा सकते हैं, आपको सही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तीनों फ़ारेनहाइट दिए हुए हैं चारों, तो आपके फ़ारेनहाइट में ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका हिसाब कुछ अलग है तो कमेंट कीजिए, हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री तापमान इनमें से किसके बराबर है। तो हमें 4 केल्विन में राशियाँ दी हुई है, ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें दिया है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको बदलना है केल्विन में। इसके लिए क्या करते हैं, 273.15 जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल रहे हैं। तो हम इसमें जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इतने में से इतना ही घटा रहे हैं, तो 0 केल्विन, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, 0 केल्विन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वो क्या होगा, 1 + 273.15 केल्विन, ये तो हो गया 1 की वैल्यू, यानी कि 274। अगर हम 0 की बात करें तो क्या होगा, 0 में 273
273.15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 273 ही रहेगा। तो इनमें क्या है कि हाँ, बी वाले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, 273 केल्विन के, जो कि हमारा भी यही आंसर आया था। इसलिए जब बात होगी कि सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है, तो उनमें संबंध यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस है किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। और हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तापमान का मात्रक कौन सा नहीं है। हमने कौन सा पढ़ा है, फ़ारेनहाइट पढ़ा है, सेल्सियस पढ़ा है, केल्विन पढ़ा है, हमने रिकेल पढ़ा है, लेकिन हमने पास्कल किसका पढ़ा है, दाब का। पास्कल किसका मात्रक होता है बच्चों, दाब का। तो हमने पास्कल को तापमान में नहीं पढ़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी, तरल व ठोस दोनों स्थितियां विद्यमान हो सकती है। पानी, तरल व ठोस तीनों स्थितियां। बच्चों आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस किए, आपको लगता है कि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन सोल्व किया था? तो आपको सही लगता है, हमने किया था त्रिक बिंदु वाला क्वेश्चन। त्रिक बिंदु क्या होता है, जहां अवस्था परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर तीनों अवस्थाएं विद्यमान हो सकती है, बर्फ भी हो सकता है, ठोस भी जल भी हो सकता है और वाष्प भी हो सकता है। तो ये जल के लिए कितना होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन। हमें यहाँ अगेन डिग्री सेल्सियस में ही पूछा है, तो हमारा आंसर होगा बी, जो है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों इसको त्रिक बिंदु से भी याद रखना है, इसको इस प्रकार भी याद रखना है कि तीनों अवस्थाएं समान होती है, और इसको इस प्रकार से भी याद रखना है कि जल के लिए वो तापमान बताइए जहां अवस्था परिवर्तन ना होती हो। और आपको दोनों फॉर्म में याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। इस प्रकार इस एक क्वेश्चन से हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उस तापमान का नाम बताइए जिसमें मानव शरीर के लिए सामान्य माना जाता है। तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक, ठीक है, पानी की बात कर रहे हैं, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम फ़ारेनहाइट में केल्विन में बात करें तो केल्विन में होगा 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन। और हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसमें होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने तीनों में आपको पानी का क्वथनांक बता दिया, तो इसमें आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप घर से करके लाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने 3 बार तो आज करवा चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ये क्वेश्चन भी तीसरी बार आ रहा है और हम सोल्व कराते हैं। आप इसे देख के ऊपर वाला सोल्व करने का ट्राई कीजिए कि दिए गए तापमान, हमें दिया क्या है, सेल्सियस, और किस में बदलना है, केल्विन में। आप क्वेश्चन पढ़िए कि दिए गए तापमान को 273 से गुणा करेंगे, नहीं, गुणे का कोई प्रावधान नहीं है। दिए गए तापमान में 273 जोड़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिए गए तापमान में 273 विभाजित करते हैं, भाग का भी मैटर नहीं है। करना तो जोड़ या बाकी ही है, लेकिन घटाना है या जोड़ना है इस पर डिपेंड करता है। हमें बदलना है सेल्सियस से केल्विन, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और केल्विन से सेल्सियस बनाते तो क्या करते, घटाते। तो इस क्वेश्चन के लिए तो
हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि हमें सेल्सियस से केल्विन बनाना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 273। और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कितना किया, कितना नहीं किया, कितना सही किया। और आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो है ताप एक्सपेंशन पर, टेम्परेचर या हीट एक्सपेंशन पर, ऊष्मा प्रसार या ताप प्रसार पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। ठीक है, तो अभिकथन इस प्रकार है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा अंतराल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्यों छोड़ दिया जाता है, बताया गया है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। अब इसको हमें सोल्व करना है कि इसने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि ए सही है, यानी कि ए तो सही है कि हाँ जगह छोड़ देते हैं। बी गलत है कि लोहा फैलता नहीं है, ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि ए गलत है, जगह छोड़ देते हैं, वो गलत बात है। और आर सही है, लोहा फैलता है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कि दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है, मतलब रीजन जो है वो अभिकथन को मैच करता है। और फोर्थ है कि दोनों सही है और व्याख्या गलत है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि गर्मियों में लोहा फैलता है। पहले रीजन को पढ़िए फिर अभिकथन को पढ़िए कि गर्मियों में लोहा फैलता है, इसी कारण लोहे की पटरियों के बीच छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, और ये सही बात है। इसलिए व्याख्या भी सही कर रहा है और दोनों कथन भी सही है। ठीक है, लोहा गर्मियों में फैलता है इसलिए रेल की पटरियों के बीच में अंतराल छोड़ दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, सहवन और विकिरण के रूप में होता है। मतलब तीनों चीज़ें मिले, तीनों माध्यम मिले, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है। कि जैसे गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में ऐसा नहीं हो सकता, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में वहाँ भी दो मिल जाएंगे, तीसरा नहीं मिलेगा। इसके बाद में किसी संघनित्र में वाष्प का संघनन, इसमें भी वाष्प होगी और जल होगा, बर्फ जैसा सीन नहीं है। लेकिन बॉयलर भुट्टियों में तीनों चीज़ें देखने को मिल सकती है, इसलिए संभावना किसकी है, डी ऑप्शन की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। विकिरण द्वारा यदि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वो किस पर निर्भर करेगा, इसके तापमान पर, हाँ करता है। पिंड की प्रकृति पर, हाँ पिंड की प्रकृति पर भी करता है। इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, हाँ इस पर भी करता है, पृष्ठ के विस्तार पे भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही प्रकार से निर्भर कर रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों ये 98.6 है। यदि ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता तो ये सही ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ दिया है डिग्री सेल्सियस। 88 डिग्री सेल्सियस नहीं, 40 डिग्री सेल्सियस नहीं। मानव शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और यदि 98.6 फ़ारेनहाइट दिया होता तो ये भी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ दिया था डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर समान पठन दर्शाएंगे। हमने ये सोल्व भी किया था, और किस पे किया था, -40 डिग्री सेल्सियस पर। जब पाठ्यांक -40 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाते हैं, इनके पाठ्यांक बराबर हो जाते हैं। और रिकेल और डिग्री सेल्सियस के लिए कितना है ये, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर इन दोनों के पाठ्यांक बराबर होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। यदि द्रव से वाष्प बन रही है तो उसे कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, गलनांक किसे, ठोस से द्रव बन रहा है, जैसे लोहे का पिघलना गलनांक कहलाता है। वाष्पन क्या होता है, जब वाष्प से जब द्रव से गैस बने, गैस से द्रव बने तो वो वाष्पन। लेकिन क्वथनांक क्या होगा, जब द्रव से गैस बने, जैसे लोहे का गलना, लोहे का द्रव बनना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पानी पे नमक मिलाने पर, पानी में हम नमक को मिला दे तो पानी का क्वथनांक और हिमांक बढ़ेगा घटेगा, उसके बारे में पूछा गया है कि क्वथनांक तो बढ़ेगा, घटेगा अवनमन, और हिमांक बढ़ेगा नहीं, इसका उल्टा होगा। क्वथनांक तो बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल भी है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम या बर्फ़ का काम करने वाले होते हैं, आइसक्रीम बनाने वाले होते हैं, वो जब पात्र में बर्फ़ को डालते हैं तो उसके लिए नमक भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं अच्छी मात्रा में, थैलियाँ भर भर के नमक डालते हैं। क्यों, क्योंकि नमक मिलाने के बाद उसका जो हिमांक है, पिघलने का जो पॉइंट है, वो घट जाता है और वो इजीली पिघलता नहीं है, अधिक समय तक बर्फ़ बना हुआ रहता है, इसलिए उसमें नमक मिलाया जाता है। वो इसी का उदाहरण है कि पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा और हिमांक का अवनयन हो जाएगा। उन्नयन मतलब बढ़ना, बढ़ने को क्या कहते हैं, उन्नयन, और घटने को क्या कहते हैं, अवनमन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विसरण। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है कि जैसे हम कपूर को जलाते हैं तो वो क्या बनती है, ठोस से गैस, तो वो तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। लेकिन हम यदि पात्र के ऊपर कुछ रख दे, बर्तन रख दे, तो उसे वापस ठोस के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो नौसादर और कपूर काय का उदाहरण है, नौसादर और कपूर काय का उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बनते हैं, डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस से डायरेक्ट यदि गैस बन जाए तो उस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, जो किन में देखने को मिलता है, नौसादर और कपूर में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, वाष्प बनना शुरू करता है। इधर देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, बर्फ बनना शुरू करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, जल, और हम बात कर रहे हैं 257 डिग्री सेल्सियस की। तो इस टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, गैसीय अवस्था में होगा। क्यों, क्योंकि 100 के ऊपर वाष्प बनना शुरू कर देता है, तो 257 तक तो पक्की बात है कि गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 पर बदलने लग जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी का पाइप फट जाते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि हमने तारों के लिए भी पढ़ा था, जो बिजली के पोल्स थे उनके लिए भी पढ़ा था कि इनके तार को टाइट नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तब ये टूट जाएंगे। तो उसी प्रकार जो पानी के पाइप होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। किस कारण होती है, एक्सपेंशन के कारण होती है, और पानी के पाइप फट जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन होते हैं। यदि तुलना की जाए आपस में इन सब में, तो इनमें से ऊष्मा के कुचालक कौन होंगे।
तो बच्चों हमने Hg और Pb का एग्जाम्पल पढ़ा था कि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सोना और चांदी दोनों मेटल है, लोहा और कॉपर मेटल है। तो ये 6 तो मेटल है। Hg भी मेटल है, सॉरी Hg अधातु है, ये नॉन मेटल है, और Pb भी नॉन मेटल है, इसलिए ये क्या होंगे कुचालक, किसके, ऊष्मा के। और जो 6 ऊपर के ऑप्शन हैं जैसे Cu, Al, Au और Ag, इसके अलावा Cu अगेन आ गया और Fe, ये सब है। इनमें तो एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सब धातुएं हैं। जो डी ऑप्शन में हमें दिया गया है Pb एंड Hg, ये होते हैं ऊष्मा के कुचालक। आपको ये भी याद रखना है कि किन में एक्सपेंशन होता है और किन में नहीं होगा, ये भी याद रखना है। लगभग सभी प्रकार की जो धातुएं होती है उनमें ऊष्मा का एक्सपेंशन होता है और वो सुचालक होते हैं। और सबसे बेस्ट सुचालक कौन होता है? Hg, फिर Au, फिर कॉपर। ठीक है, तीनों याद रखने हैं। इसके बाद में हमारी अगली स्लाइड है कि संघनन क्या है। संघनन क्या है? संघनन होता है बच्चों ठोस से द्रव में परिवर्तन, सॉरी गैस से द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस है, उससे हम द्रव में डायरेक्ट परिवर्तित कर दें तो इस घटना को कहेंगे संघनन। और यदि ठोस है, उसको डायरेक्ट हम गैस बना दें तो यह कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। तो किन में देखने को मिलता है? कपूर एंड नौसादर में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का संचालक है, कुचालक है। निम्न में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है? तो हम बात करें तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था आज, आपको वो सोल्व करना है। हम देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है? केल्विन में। आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कि जैसे हमें दिया हुआ है 70 डिग्री सेल्सियस, हमें क्या जोड़ना है इसमें? 273.15। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं 343 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 343 केल्विन। यहीं पे कर लो, इसका आंसर क्या हो गया? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 343 केल्विन। इसको डायरेक्ट याद रखिए बच्चों कि जब हम 70 डिग्री सेल्सियस को काय में बदल रहे हैं? केल्विन में, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 343 केल्विन। और आज की क्लास में हमने हीट एंड टेम्परेचर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में बच्चों हमने हीट एंड टेम्परेचर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम ऑप्टिक्स पर आएंगे, या फिर उसके पहले हम वेव्स के बारे में पढ़ लेंगे ताकि हमें ऑप्टिक्स और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में आपने जो भी पढ़ा उसमें यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट अगली क्लास में सॉल्व कर देंगे और आपको बेहतर और आपको जिसमें संतुष्टि मिले ऐसा आपको समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, जो आपके अग्निवीर के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए एजुकेशनल एक्सेलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।